नमस्कार। चलिए आज राजनीति विज्ञान के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, राज्य या द स्टेट। हम ये शब्द रोज सुनते हैं, अखबारों में, टीवी पर इसका असली मतलब क्या है? ये बना कैसे? और दुनिया भर में ये हमें किन किन शक्लों में दिखता है? आइए इस पूरे कॉन्सेप्ट की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो आज का हमारा मुख्य सवाल ये है, पहले हिंदी में, राज्य की परिभाषा दीजिए तथा इसके आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। राज्य के विभिन्न प्रकार बताइए। और अब यही सवाल इंग्लिश में, डिफाइन स्टेट एंड एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स, एक्सप्लेन द वेरियस थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट, एक्सप्लेन द वेरियस काइंड्स ऑफ द स्टेट। यही वो सवाल हैं जिनके जवाब हम आज मिलकर ढूंढेंगे। देखिए, इससे पहले कि हम ये जानें कि राज्य की कहानी शुरू कहाँ से हुई या वो कितने तरह का होता है, सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल तो यही है कि आखिर ये राज्य है क्या भला? इसकी परिभाषा क्या है? अच्छा, ये जो शब्द है ना स्टेट, ये लैटिन भाषा के एक शब्द स्टेटस से आया है, जिसका मतलब होता है स्टैंडिंग या अस्तित्व में होना। मतलब कोई ऐसी चीज जो टिकी हुई है, जो स्थायी है। तो इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है। राज्य एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जिसका काम बाहर के हमलों से देश को बचाना और देश के अंदर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। अब जरा इस परिभाषा पर गौर कीजिए। प्रोफेसर गार्नर ने ना हमें एक तरह से एक चेकलिस्ट दे दी है, एक रेसिपी की तरह, कि अगर आपको राज्य बनाना है तो ये 4 चीजें तो चाहिए ही चाहिए। पहली, लोग, मतलब एक जनसंख्या। दूसरी, एक तय जमीन यानी भूभाग। तीसरी, बाहरी कंट्रोल से आजादी। और चौथी, एक ऐसी सरकार जिसकी बात ज्यादातर लोग मानते हों। जब ये चारों चीजें एक साथ मिलती हैं तभी जाकर एक राज्य बनता है। अगर प्रोफेसर गार्नर की परिभाषा एक पूरी दावत जैसी थी, तो वुड्रो विल्सन की परिभाषा कह सकते हैं कि एक 2 मिनट नूडल जैसी है, एकदम सीधी और सटीक। विल्सन ने 3 चीजों पर फोकस किया, लोग, कानून और एक तय जमीन। उनके हिसाब से राज्य का मतलब बस इतना है कि एक तय इलाके में रहने वाले लोग जो कानून के हिसाब से चलने के लिए एक साथ आए हैं। कितना सरल और कितना पावरफुल। और अब आते हैं ऑस्टिन। इनका एंगल बिल्कुल अलग है। इनके लिए सारा खेल पावर का है, यानी शक्ति का। वो कहते हैं कि राज्य का मतलब है संप्रभुता, यानी सॉवरेनिटी। मतलब एक ऐसी अथॉरिटी जिसके ऊपर कोई और नहीं है, जो अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है। तो ऑस्टिन के लिए जिसके पास अल्टीमेट पावर है वही स्टेट है, बात खत्म। तो इन सभी बड़े बड़े विचारकों की बातों को मिला जुला कर देखे तो 4 ऐसी चीजें निकल कर आती हैं जिनके बिना कोई भी संस्था राज्य कहला ही नहीं सकती। आप इन्हें राज्य की इमारत के 4 सबसे जरूरी पिलर या स्तंभ भी कह सकते हैं। एक भी पिलर हटा तो इमारत गिर जाएगी। ये हैं वो 4 स्तंभ। अच्छा, इनको ना एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, वो तो हो गया राज्य का शरीर। टेरिटरी यानी भूभाग, वो हो गया उसका घर। गवर्नमेंट यानी सरकार, वो है शरीर का दिमाग जो बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है। और सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता, वो है शरीर की आत्मा जो उसे जिंदा और आजाद रखती है। बिना शरीर, घर, दिमाग और आत्मा के कोई इंसान पूरा नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही इन चारों के बिना कोई राज्य पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि राज्य क्या है, पर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि भाई ये आया कहां से? क्या ये आसमान से टपका या इसे किसी ने बनाया? चलिए अब थोड़ा जासूस बनकर इसकी पैदाइश के पीछे की अलग अलग कहानियों यानी सिद्धांतों को खंगालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पुरानी और शायद सबसे रहस्यमयी थियरी की, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। ये थियरी मानती है कि राज्य को इंसानों ने नहीं बनाया, बल्कि ये तो सीधा ऊपर वाले की देन है, ईश्वर का बनाया हुआ है। ये बहुत ही पावरफुल आइडिया था, है ना? जरा सोचिए, ये सिद्धांत कहता है कि राजा कोई आम इंसान नहीं, बल्कि धरती पर भगवान का प्रतिनिधि है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि राजा की बात ना मानना सिर्फ एक कानूनी जुर्म नहीं, बल्कि एक पाप है। और सबसे मजेदार बात, अगर राजा बुरा भी है, अत्याचारी है, तो उसे भी भगवान ने ही भेजा है। क्यों? लोगों को उनके पापों की सजा देने के लिए। इस सोच ने राजाओं को लगभग भगवान का दर्जा दे दिया था, जिससे उन पर सवाल उठाना नामुमकिन सा हो गया था। हमारे पुराने ग्रंथ जैसे मनुस्मृति में भी हमें ऐसे विचार देखने को मिलते हैं। अब चलिए एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में, भगवान को भूल जाइए। ये थियोरी कहती है कि राज्य बना है तलवार की नोक पर, यानी बल के प्रयोग से। यहां भगवान नहीं, बल्कि फोर्स ही सब कुछ है। इस थ्योरी का सार एक लाइन में है, युद्ध ने राजा को जन्म दिया। मतलब इतिहास में जो ताकतवर था
उसने कमजोर को हराया, उस पर कब्जा किया और उसे अपने अधीन कर लिया, और बस बन गया राज्य। कहानी परिवार से शुरू हुई, फिर कबीला बना, कबीलों में लड़ाई हुई तो जनजाति बनी, और फिर जनजातियों के बीच की जंग से राज्य पैदा हुआ। लेकिन इसमें एक पेंच है। आप जोर जबरदस्ती से किसी से काम तो करवा सकते हैं, पर क्या दिल से इज्जत करवा सकते हैं? नहीं ना। बस यहीं ये थ्योरी थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। बल आपको आज्ञाकारी तो बना सकता है, पर वफादार नहीं। अब बात करते हैं उस थ्योरी की जिसने मॉडर्न दुनिया पर सबसे गहरा असर डाला है। ये थ्योरी कहती है कि राज्य ना तो भगवान ने बनाया, ना ही किसी की दादागिरी से बना, बल्कि इसे तो हम सब ने मिलकर अपनी मर्जी से एक समझौते के तहत बनाया है। ये है सामाजिक संविदा या सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत। इसको समझने के लिए ना एक कहानी सोचते हैं। मान लीजिए 3 दोस्त हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। तीनों इस बात पे तो सहमत हैं कि राज्य एक समझौते से बना, पर वो बहस इस बात पर कर रहे हैं कि समझौते से पहले की दुनिया कैसी थी। हॉब्स कहता है, अरे भाई वो तो जंगल राज था, हर कोई हर किसी का दुश्मन था, जिंदगी बहुत बुरी थी, इसलिए लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए अपने सारे अधिकार एक राजा को दे दिए। लॉक कहता है, नहीं नहीं, माहौल ठीक ठाक था, पर जब झगड़ा होता था तो कोई सुलझाने वाला नहीं था, इसलिए लोगों ने अपनी जिंदगी, आज़ादी और प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए एक सरकार बनाई। फिर रूसो कहता है, तुम दोनों गलत हो, जिंदगी तो बहुत अच्छी थी, जन्नत जैसी, पर फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी आई और सब बर्बाद हो गया। इसलिए लोगों ने मिलकर एक जनरल विल बनाई ताकि सबको नागरिक आज़ादी मिल सके। देखिए, तीनों की शुरुआत अलग है तो उनके नतीजे भी बिल्कुल अलग हैं। तो अब हम आते हैं उस सिद्धांत पर जिसे आज के दौर में सबसे ज्यादा सही माना जाता है। ये कहता है कि राज्य कोई एक दिन में नहीं बना, ये कोई जादू नहीं था, ये तो हजारों साल में धीरे धीरे बढ़ा है, जैसे कोई पौधा। ये किसी एक चीज का नतीजा नहीं, बल्कि कई चीजों के मेल से धीरे धीरे विकसित हुआ है। तो ये थ्योरी कहती है कि भाई कहानी शुरू हुई परिवार से। अब इसमें भी 2 विचार हैं। एक है पितृसत्तात्मक सिद्धांत, जो मानता है कि परिवार का मुखिया हमेशा पुरुष होता था, और जैसे जैसे परिवार बढ़े वो कबीले बने और फिर राज्य बन गए। दूसरा विचार है मातृसत्तात्मक सिद्धांत। ये कहता है कि नहीं, शुरुआती समाज में वंश मां से चलता था, क्योंकि पिता कौन है ये जानना मुश्किल था। पर दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि राज्य की जड़ें परिवार में हैं, और फिर समय के साथ इसमें धर्म, लड़ाई झगड़े, व्यापार और राजनीतिक सोच जैसी कई चीजें जुड़ती गईं, और आज का राज्य हमारे सामने आया। चलिए, बहुत बढ़िया। अब तक हमने ये समझ लिया कि राज्य क्या है और ये कैसे बना। अब जरा देखते हैं कि ये कितनी तरह के होते हैं। इसके लिए हम थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, महान फिलॉसफर अरस्तु के पास, जिन्होंने सबसे पहले राज्यों को बांटने की कोशिश की थी। अरस्तु का सिस्टम बड़ा ही सिंपल और जीनियस है। सारा खेल नंबरों का है। शासन एक आदमी कर रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं या बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और हर एक का एक अच्छा रूप है और एक बिगड़ा हुआ रूप। जब एक आदमी सबके भले के लिए राज करे तो वो है राजतंत्र यानी मोनार्की, पर जब वो सिर्फ अपने भले के लिए राज करे तो वो बन जाता है तानाशाही यानी टायरनी। जब कुछ सबसे अच्छे और गुणी लोग राज करें तो वो है कुलीन तंत्र यानी एरिस्टोक्रेसी, पर जब कुछ अमीर लोग सिर्फ अपनी तिजोरी भरने के लिए राज करें तो वो है ओलिगार्की, और जब बहुत सारे लोग मिलकर राज करें तो वो है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, पर जब यही लोकतंत्र भीड़ के हिसाब से चलने लगे तो वो बन जाता है भीड़तंत्र यानी मॉबोक्रेसी। सिंपल है ना? अरस्तु का सिस्टम अपनी जगह ठीक था, पर आज की दुनिया थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। आज हम सिर्फ ये नहीं पूछते कि राज कौन कर रहा है, हम ये भी पूछते हैं कि भाई पावर असल में है कहां, शक्ति का सेंटर कहां है। इसे ऐसे समझिए, जो एकात्मक यानी यूनिटरी स्टेट है वो एक पिरामिड जैसा है। सारी पावर टॉप पर बैठी केंद्र सरकार के पास, नीचे जो भी सरकारें हैं वो उसी के अंडर काम करती हैं, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन में। और जो संघात्मक यानी फेडरल स्टेट है वो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग जैसा है, जहां एक सेंट्रल मैनेजमेंट तो है पर हर फ्लैट के अपने नियम भी हैं। यहां पावर केंद्र और राज्यों के बीच संविधान के जरिए बंटी होती है, जैसे अमेरिका में या हमारे अपने देश भारत में। और फिर एक और चीज होती है परिसंघ यानी कॉन्फेडरेशन। ये देखने में फेडरल जैसा लगता है, पर ये बहुत ही ढीला ढाला गठबंधन होता है। ये एक क्लब जैसा है जहां सारे मेंबर्स पूरी तरह से आज़ाद हैं और जब चाहें अपनी मेंबरशिप कैंसिल कर सकते हैं और क्लब छोड़कर जा सकते हैं। यहां असली पावर सदस्य राज्यों के पास ही रहती है। तो चलिए फटाफट से रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या जरूरी बातें सीखी। पहली बात, राज्य के 4 सबसे जरूरी तत्व हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। दूसरी बात, इसकी उत्पत्ति को समझाने के लिए कई थ्योरीज हैं, भगवान वाली थ्योरी से लेकर धीरे धीरे विकसित होने वाली थ्योरी तक। तीसरी बात, राज्यों को इस आधार पर बांटा जा सकता है कि राज कौन करता है, 1
कुछ या अनेक। और चौथी बात, आज के जमाने में राज्यों को इस आधार पर बांटा जाता है कि पावर कैसे बंटी हुई है, एकात्मक या संघात्मक। तो अगर आपको राज्य के इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के इस सफर में मजा आया और चीजें अब थोड़ी और साफ हुई हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और भविष्य में ऐसे ही और भी टॉपिक्स को आसानी से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।